गुड मॉर्निंग फ्रेंड, दस्तक कोचिंग वाराणसी में आपका स्वागत है। आज इस नए वीडियो में हम जो है सीटेट के लिए जो है पेपर 2 में जो है सोशल स्टडी सामाजिक अध्ययन का जो है इसमें देखेंगे 60 क्वेश्चन को। जैसा कि आपको पता भी है कि जूनियर लेवल में आपके जो है 60 नंबर का जो है सोशल साइंस से जो है क्वेश्चन आता है, तो उन्हीं क्वेश्चन को देखेंगे। ये जो आपका पेपर है प्रीवियस ईयर्स का है, जो है ये 21 जनवरी 2022 का है। तो चलिए देखते हैं कि 21 जनवरी 2022 को कैसा पेपर आया था, और इस पेपर के माध्यम से आपको पता भी चल जाएगी आपकी तैयारी कैसी है। देखिए, जैसा कि देख रहे हैं, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है इसमें एसएसटी में जो है कि कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण जो है किस राजवंश के राजा के द्वारा कराया गया था। तो ये हिस्ट्री से ही क्वेश्चन है, आपको पता ही है। चोल वंश है, चंदेल दिया है, राजपूत दिया है, चालुक्य दिया है। तो जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा चंदेल वंश के द्वारा। ठीक है, आप अपने आंसर का चुनाव कैसे करेंगे? आप पहले वीडियो को रोक देंगे, उसके बाद आप अपना आंसर देखेंगे, फिर हमारे आंसर से आप मिलान करेंगे कि आंसर सही है या फिर गलत है। चोल वंश की बात करें तो चोल वंश जो है तंजौर का जो है बनवाया था इन्होंने, बृहदेश्वर का मंदिर जो है तंजौर में। और अगर हम चालुक्यों की बात करें तो इन्होंने विरूपाक्ष मंदिर जो है बनवाया था। तो ये सब चीज़ें हैं इसमें जो है। तो चंदेल खास करके जो है इसमें देखेंगे तो सिंगारस की प्रधानता रहती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें, क्योंकि ज़्यादा डिटेलिंग करने में वीडियो लंबा हो जाएगा। जो है आपका दिया है कि आप मध्य भारत के प्राचीनतम कृषि जो है क्षेत्रों पर प्रोजेक्ट वर्क की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो आप छात्रों को निम्न में से किस क्षेत्र के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए कहेंगे? क्या जयंतिका जो है पहाड़ी के बारे में, विंध्य पहाड़ी, अरावली पहाड़ी, या फिर किरथार पहाड़ी के बारे में? तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा विंध्य पहाड़ी के बारे में आप क्या करेंगे? जानकारी प्राप्त करने के लिए स्टूडेंट से आप क्या करेंगे? कहेंगे। क्योंकि पता है कि विंध्य जो श्रृंखला है वो दक्षिण में सतपुड़ा श्रृंखला, और उत्तर में आप देखेंगे उत्तर पश्चिम में तो अरावली जो है पर्वत से क्या होता है, ये घिरा हुआ होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ें तो अगला हमारा प्रश्न है कि मुगल अपने मंगोल वंशीय संबद्धता के स्थान पर तैमूर वंशीय संबद्धता पर ज़्यादा बल या फिर महत्व देते थे, क्यों? यहाँ पे देखिए आपसे ये क्वेश्चन पूछा है कि जो मुगल वंश है, आपको पता ही है कि दिल्ली सल्तनत के बाद मुगल वंश आता है, जिसमें बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, ये सब शाहजहां और औरंगजेब इत्यादि शासकों ने शासन किया है। तो उसमें ये पूछा कि जो मुगल थे ना, वो अपने को मंगोलीय वंशीय संबद्धता के स्थान पर क्या कहलाना पसंद करते? तैमूर। अर्थात वो ये कहते थे कि हम तैमूर के वंशज हैं। ठीक है, मंगोल कहलवाना वो पसंद नहीं करते थे। तो देखेंगे माता जो उनकी थी वो मंगोल की तरफ से थी, और जो आपके उनके पिताजी थे वो क्या थे? आपके तैमूर थे। तो इनका सीधे सीधे तर्क यही था जो है कि ये इसलिए कहलवाना पसंद करते थे क्योंकि आप देखेंगे तो ये जो तैमूर था वो जो है 1398 ईस्वी के करीब जो है दिल्ली पर क्या किया था? कब्जा किया था, आक्रमण किया था। इसलिए अपने आप को थोड़ा सा उस तरह सा दिखाने के लिए, बलशाली दिखाने के लिए कि हम देखिए उस वंशज के जो है वंशज हैं जो है, जो कि जो है हमारे बाप दादा जो है पहले से ही दिल्ली पर एक बार जो है आक्रमण किए थे या कब्जा किए थे। तो ये सब जो है होने के कारण जो है वो अपने आप को क्या कहलवाना पसंद करते? तैमूर। ठीक है, तो याद रखेंगे तैमूर पिता की तरफ से थे, और जो माता की वंश जो है वंश था माता का, वो मंगोल था। ठीक है, अब देखिए तो यहाँ पर सीधे सीधे हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मंगोल जो है किससे संबंधित थे? उज्बेकों से थे। ठीक है, किससे संबंधित थे? उज्बेकों से। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ें तो दिया है कि मुगल द्वारा अपने मनसबदारों को अलग अलग परिवेशों से नियुक्त करने का कारण क्या था? देखिए, मनसबदारी प्रथा जो है मुगल में आप देखेंगे तो जैसे आज का एक पद होता है, जैसे मान लीजिए पियून का हो गया, अर्दली का हो गया, या फिर उससे जाएंगे तो एक अधिकारी जो है जैसे हो गया कोई, या क्लर्क हो गया। तो वैसे ही मुगल प्रशासन में एक पोस्ट था, ठीक है, जिसका नाम था मनसब। ठीक है, मनसबदारी से ही तय होता था कि कौन कितने ऊंचे पोस्ट पे है। जैसे अगर मान लीजिए किसी मनसब का पोस्ट 100 है, ठीक है, और किसी का 500 है, तो कहेंगे कि 500 वाला 100 से क्या है, ज़्यादा उच्च पद पे है। अर्थात मनसब से ही तय होता था कि कौन कितने उच्च पद पर है। जिसका मनसब जो है ज़्यादा रहेगा वो ज़्यादा उच्च पद पर होगा। तो यही पूछा है कि अलग अलग परिवेशों में नियुक्ति का कारण क्या था? क्या वो मनसबदार और प्रथा में भाषाई रुकावट को कम करने के लिए था? जैसे जैसे साम्राज्य बढ़ा, साम्राज्य के विभिन्न इलाकों से अभिजात वर्गों की सेवा से जो है संयोजित करने के लिए, विभिन्न क्षेत्रों में लोगों से निष्ठा और सहयोग प्राप्त करने के लिए, या फिर सबको समाहित करने और सार्वजनिक भाईचारे के विचार को बढ़ाने के लिए? ये क्यों किया गया था? तो आप देखेंगे कि ये चूँकि साम्राज्य इनका जैसे जैसे बढ़ा था जो है, वैसे वैसे जो है विभिन्न इलाकों से जो है क्या किए थे, अभिजात वर्गों को सेवा में ये क्या करने लगे, संयोजित करने लगे। तो इसी उद्देश्य से जो है क्या किया गया था, अलग अलग परिवेशों में मनसबदारों को क्या किया गया था, नियुक्त किया गया था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम तो देखेंगे
कि अगला हमारा प्रश्न है विषम का जोड़ा जो है चयन करना है कि इसमें से क्या है जो ऑड है, जो सही नहीं जोड़ा बना है। देखिए, एक तरफ दार्शनिक परंपरा है, दूसरी तरफ उसके संस्थापक का नाम दिया है। तो ऐसा कौन सा दार्शनिक परंपरा है जिसके संस्थापक या फिर दार्शनिक परंपरा उस जो है संस्थापक से नहीं जुड़ा है, या आपको नहीं का चुनाव करना है, या विषम, विषम का अर्थात नहीं। वैशेषिक कड़ात दिया है, तो ये तो आपका क्या है, सही हो जाएगा। न्याय का संबंध गौतम से है, ये भी आपको पता है। योग के जनक पतंजलि हैं, ये भी आपका सही है। वेदांत का जनक जो है जैमिनी, ये गलत है आपका, ठीक है, क्योंकि इसके जो आपके जनक हैं वो वेद व्यास हैं। कौन है, वेद व्यास, या फिर इन्हीं को जो है बादरायण जो है वेद व्यास कहा जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। अगर आपसे देखिए सांख्य का पूछे तो सांख्य का क्या है बताइए कमेंट बॉक्स में। सांख्य का क्या होगा, तो सांख्य का कपिल हो जाएगा, ठीक है, सांख्य का कपिल हो जाएगा। पूर्व मीमांसा का पूछे, पूर्व मीमांसा, तो पूर्व मीमांसा का क्या हो जाएगा बताइए, जैमिनी हो जाएगा। तो एक्चुअली में ये जो जैमिनी दिया था ये किससे संबंधित है, पूर्व मीमांसा से, लेकिन यहाँ पे वेदांत दिया था, तो वेदांत का संबंध किससे है, वेद व्यास से हो जाएगा या बाद नारायण से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि मथुरा के बारे में निम्न दिए गए वक्तव्यों में विचार कर सही उत्तर का चयन करिए। अर्थात मथुरा के बारे में कौन सा जो है विकल्प सही है। देखिए, मथुरा यातायात और व्यापार के दो मार्गों उत्तर से पूर्व और दक्षिण से पश्चिम को जोड़ने की दृष्टि से क्या था, महत्वपूर्ण स्थान था। तो ये क्या है आपका सीधे सीधे गलत हो जाएगा, ये गलत बोल रहा है। दूसरा, अगर मथुरा बेहतरीन मूर्तियाँ बनाने का नया जो है केंद्र था, तो ये सही बात है। यहाँ पे बेहतरीन मूर्तियाँ क्या करी जाती बनाई जाती थी, इसलिए यहाँ मूर्तियों का क्या था, बनाने का एक अच्छा केंद्र था। तो इस प्रकार देखेंगे ए गलत है और दो सही है, तो इस प्रकार से हमारा राइट आंसर जो है 3 की तरफ जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ें तो अगला क्वेश्चन हमारा दिया है कि महालवारी बंदोबस्त में जो है राजस्व इकट्ठा करने का दायित्व दिया जाता था, किसको दिया जाता था। देखिए, ये राजस्व जो कर है वो टैक्स है, पुराने ज़माने में जो है इतिहासकारों ने जो है इसके बारे में लिखा है कि महालवारी जो बंदोबस्त में राजस्व इकट्ठा किया जाता था, ये जो है गांव के मुखिया के द्वारा किया जाता था। किसके द्वारा, गांव के मुखिया के द्वारा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें क्योंकि ज़्यादा डिटेलिंग करने में वीडियो लंबा हो जाएगा आपका। तो देखिए, क्योंकि 60 क्वेश्चन इसमें करवाने हैं आपके, और ये थोड़ा सा इसमें ऑप्शन वाला ज़्यादा जो है इसमें दिया भी रहता है ABCD करके। देखिए, दिया है कि औपनिवेशिक भारत के विषय में जो है दिए गए वक्तव्यों पर विचार करिए और विकल्प जो सही हो उसका चुनाव करिए। पहला दिया है कि अंग्रेज ने सभी वनों को अपने नियंत्रण में कर लिया था, क्या ये सही बात है, तो ये सही बात है, कर लिया था। फिर कह रहा है कि इन वनों में लोगों को झूम खेती करने, फल इकट्ठा करने और शिकार करने की क्या थी, अनुमति थी, तो ऐसा नहीं है, ठीक है, लोगों को अनुमति नहीं थी। तीसरा दिया है सी ऑप्शन कि जब लोगों को वनों के भीतर रहने से रोक दिया जाता था और तब वन विभाग को मजदूर प्राप्त करने में क्या हुई, कठिनाई हुई, तो ये सही बात है। भाई, जब लोगों को वनों के भीतर रहने से क्या किया गया, रोक दिया गया, तब जो वन विभाग को जो है क्या किया गया, मजदूर प्राप्त करने में क्या हो गई, कठिनाई हो गई। तो इस प्रकार से आप देखेंगे तो ए और सी सही है और बी क्या है, हमारा गलत है। तो ए और सी कहाँ सही है, 3 नंबर में सही है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ए और सही, सी जो है सत्य है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो अगला हमारा देखिए क्वेश्चन कह रहा है, कहाँ गया, देखिए यहाँ पे शायद मिलान करने वाला है, समाज सुधारक है और उनसे जुड़े जो है लोग हैं। देखिए, पेरियार ब्रह्म समाज दिया इधर सामने, घासीदास यंग बंगाल, केशव चंद्र सेन स्वाभिमान आंदोलन और हेनरी डिरोजियो जो है सतनामी आंदोलन। तो इसको देखिए खास करके मिलान करना था। तो पेरियार का संबंध जो है स्वाभिमान आंदोलन से है, पेरियार का संबंध स्वाभिमान आंदोलन से है। घासीदास की बात करें तो ये सतनामी जो है आंदोलन से जुड़े हैं, तो ये बी का 4 से हो जाएगा, ठीक है। ए का आपका 3 हो जाएगा, बी का आपका 4 हो जाएगा, सी का देख लीजिए, डी का देख लीजिए। देखिए, केशव चंद्र सेन, तो केशव चंद्र सेन किससे जुड़े थे, ब्रह्म समाज से जुड़े थे। केशव चंद्र सेन जो है आपका ब्रह्म समाज, तो सी का 1 हो जाएगा। और हेनरी डिरोजियो जो बचे हैं ये यंग बंगाल से संबंधित थे, ठीक है, तो डी का जो है क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। ऑप्शन मिला लीजिएगा, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि उप सामाजिक सुधार संगठन को चिन्हित करिए और जिसने जो है क्या किया है, औपनिवेशिक शासन के दौरान जो है जाति उन्मूलन पर मुख्य रूप से ध्यान दिया। कौन सा, एशियाटिक सोसाइटी ने,
भारत धर्म महामंडल ने, सनातन धर्म सभा ने, या फिर सिंह सभा ने। तो इसमें आप देखेंगे जो सिंह सभा थी वही जो है क्या किया था, इस पे समाज सुधार संगठन को जो है ये जो है औपनिवेशिक शासनकाल के दौरान जो है जाति उन्मूलन पर मुख्य रूप से क्या किया था, फोकस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें, देखते हैं अगला क्वेश्चन कैसा पूछा है। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए दिया है कि ईसाई या फिर क्रिश्चियन मिशनरी अपने विद्यालय के माध्यम से क्या कर पाए, बताइए। दिया है सभी जनजातीय समूहों और जातियों में समानता और न्याय के विचारों को लागू करना, जाति रीति रिवाजों के विरोध में जन आंदोलन का गठन करना, जिन्हें अस्पृश्य समझा जाता था उन्हें काम के अवसर देना, या फिर बदलती हुई दुनिया के लिए बच्चों को कुछ साधनों के साथ तैयार करना। ये क्या इसमें से कर पाए थे जो ईसाई जो है या क्रिश्चियन मिशनरी जो है क्या किए थे, विद्यालय के माध्यम से, आपको बताना है। तो देखेंगे तो इसमें यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा आयोग के द्वारा कि बदलती हुई दुनिया के लिए बच्चों को कुछ साधनों के साथ तैयार करना। अगले क्वेश्चन में देखिए चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के विषय में कौन सा विचार जो है सही है, उसका आपको चयन करना है। देखिए मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की मांग की थी या अलग निर्वाचन की मांग की थी, क्या ये सही है? तो कहेंगे हाँ ये तो हमारा क्या है, सही है। फिर दिया है मुस्लिम लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया था, तो ये भी सही बात है, किया था। नेक्स्ट क्या है कि मुस्लिम लीग की स्थापना 1907 में हुए कांग्रेस विभाजन का मुख्य कारण थी, तो ये गलत है, ये कारण नहीं थी, ठीक है। क्योंकि आप देखेंगे इसमें तो 1909 में मुस्लिम लीग जो है 1909 में जो है मार्ले मिंटो के सुधार के द्वारा जो है क्या किया था, पृथक निर्वाचन मंडल की मांग किया था। और 1916 ईस्वी में कांग्रेस ने क्या किया था, राष्ट्रीय आंदोलन के साथ काम करने के वादे के बदले जो है मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन की जो है क्या किया था, मंजूरी दिया था कि आप जो है इसके बदले में जो है आपको जो है ये अलग से जो है आपका क्या किया जाएगा, पृथक निर्वाचन की जो है आपकी जो मांग है उसको हम पूरी करेंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ए और बी जो है आपका सही हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, देखिए 3 में दिया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि मध्यमार्गी राष्ट्रीय नेताओं ने जो है औपनिवेशवाद के जो है विरोध में संबंधित विचारों पर जो है सही विकल्प का चयन करना है। जो मध्यमार्गी राष्ट्रीय नेताओं के जो है औपनिवेशवाद के विरोध संबंधित निम्न वक्तव्यों पर विचार करिए, ठीक है, और जो सही है उसे बताइए। कह रहा है कि जो मध्यमार्गी नेता अंग्रेजी राज की भाषाओं द्वारा आलोचना करते थे, ठीक है, भाषणों की, और अपने प्रतिनिधियों को जनता को संगठित करने के लिए देश के विभिन्न भागों में क्या करते थे, भेजते थे। क्या ये सही बात है? तो ये सही बात है आपका। मध्यमार्गी नेताओं के विचार जो है, विचार में अंग्रेज स्वतंत्रता और न्याय के विचारों का आदर करते थे, अतः वे भारतीयों के न्यायोचित मांग मान लेंगे। बताइए इसमें से वक्तव्य 2 ही है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि ए और बी जो है क्या है आपका सही है, और बी ए की क्या करता है, सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट है भारत का संविधान लागू किया गया 26 जनवरी, और उसके बाद आपसे क्या क्या पूछा है, सन पूछा है। क्या 1949 को, 1950 को, 1951 को, या फिर 1952 को? तो आपको पता है कि 26 जनवरी 1950 को जो है हमारा संविधान क्या हुआ था, पूर्ण रूप से लागू हुआ था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा पुराने वलित पर्वत का उदाहरण है। देखिए वलित पर्वत जो है आपसे पूछा है सीधे सीधे कि कौन सा इसमें जो है उसका उदाहरण है। तो वासलेज है, हिमालय है, यूराल है, माउंट किलिमंजारो है, इसमें से आपको बताना है। तो देखिए अगर पुराने वलित पर्वत की बात करें तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, यूराल हो जाएगा। यूराल पर्वत क्या है, पुराने वलित पर्वत का क्या है, उदाहरण है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे तो अगला हमारा क्वेश्चन पूछा है कि अक्षांशों के संदर्भ में कौन सा कथन क्या है, सही है। अब आपको देखिए चित्र इसका जो है सही विकल्प का चुनाव करना है। अक्षांश एक काल्पनिक वृत्ताकार रेखा है जिसकी त्रिज्या क्या है, अलग अलग होती है, अर्थात विविध है। अब देखिए अक्षांश और देशांतर की बात करें तो छोटे टर्म में आपको समझा देते हैं। अगर आप ये पृथ्वी है मान लीजिए, तो देखिए एक होता है अक्षांश रेखा, ये तो आपका विषुवत रेखा हो गया, ठीक है। तो अक्षांश रेखा देखिए कुछ इस तरह से होती है कि नहीं, और जो देशांतर रेखा होती है वो ऐसे खड़े खड़े होता है, सीधा सीधा, है कि नहीं। देखिए अब ये हो गया आपका अक्षांश
ये देशांतर, ये हो गया आपका अक्षांश। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि अक्षांश अर्थात ये जो ये वाला एक काल्पनिक वृत्ताकार रेखा है जिसकी त्रिज्या क्या है, विविध है। सही बात है। आप देखेंगे विषुवत रेखा पे इसकी त्रिज्या जो है क्या है, अधिक है, लेकिन जो ही आप ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे सबसे कम है। तो जाहिर सी बात है इसमें डिफरेंस पाया जा रहा है। तो ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट टर्म में कह रहा है कि अक्षांश समय की पहचान करने के लिए अति महत्वपूर्ण है। देखिए अक्षांश से समय का निर्धारण नहीं होता है, बल्कि देशांतर से समय का निर्धारण होता है। तो हमारा ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, सीधे सीधे नेग्लेक्ट हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है। तीसरा आप कह रहा है कि अक्षांशों को अंश में मापा जाता है। क्या जो अक्षांश हैं उसको क्या अंश में मापा जाता है? तो सही बात है, हम लोग डिग्री में ही मापते हैं। जैसे आप को जो है पता है कि 23.5 डिग्री ऊपर कर्क रेखा है, नीचे 23.5 डिग्री मकर रेखा है, 0 डिग्री आपकी विषुवत रेखा है, ठीक है, या भूमध्य रेखा है। तो ये सही बात है। ऑप्शन डी कह रहा है कि विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 है। तो ये भी बात क्या है आपका, सही है। तो जो राइट आंसर होगा ACD वो ऑप्शन 3 में दिख रहा है। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या कह रहा है, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से होकर गुजरती है? क्या वो अरावली श्रृंखला से गुजरती है, विंध्य श्रृंखला से, पश्चिमी घाट से, या फिर दक्कन के पठार से? तो आप देखेंगे जो हमारा विंध्य श्रृंखला है, ठीक है, उसी से होकर के जो है कर्क रेखा क्या होती है, 8 राज्यों से जो है गुजरती है भारत के बीचों बीच। जिसका ट्रिक मित्र पर गमछा झार जो है आप पढ़े होंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो देखिए सब ज्योग्राफी से क्वेश्चन लगा हुआ है कि भारत ग्रीनविच के पूर्व 82.5 डिग्री पूर्व में स्थित है। जब लंदन में शाम के 4 बजे होंगे तब भारत में क्या समय होगा? अब देखिए भारत जो है ग्रीनविच से 42 डिग्री और ये 30 मिनट जो है क्या है, पूर्व में जो है क्या है, स्थित है। अब आपको समय पूछ रहा है कि जब लंदन में 4 बजे होंगे शाम को तो भारत में क्या समय होगा, आपको यही बताना है। ठीक है, तो आप इसका जो राइट आंसर को कैलकुलेट करेंगे तो देखेंगे कि ये आपका हो जाएगा 9:30 बजे जो है आपको शाम को जो है देखने को क्या होगा, ये मिलेगा। ठीक, टोटल देखेंगे तो 5 घंटा जो है 30 मिनट क्या है वो आगे है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें अगर हम, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, वनस्पति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और सही विकल्प का चुनाव करिए। वनस्पति की वृद्धि तापमान और नमी पर निर्भर करती है। ये भी सही बात है। जो भी आपके पेड़ पौधे हैं वो किस पे निर्भर करते हैं, टेम्परेचर पे और नमी पे। ताकि आप देखेंगे जो विषुवतीय क्षेत्र है जो आपके भूमध्य रेखा पे है उसके आसपास का जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है वहाँ पे तापमान होने के कारण वहाँ पे बारिश भी ज़्यादा होती है, इसलिए जो वनस्पतियाँ जो ज़्यादातर पाई जाती हैं वो उसी क्षेत्र में पाई जाती हैं। नेक्स्ट दिया है स्थान की जलवायु मुश्किल से प्राकृतिक वनस्पति को प्रभावित करती है। ये गलत बात है, मुश्किल से प्रभावित नहीं करती बल्कि बहुत ज़्यादा करती है स्थान की जो जलवायु होती है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दिया है कि स्थान विशेष पर ढाल एवं मिट्टी की परत की मोटाई जैसे कारक उस स्थान की वनस्पति के प्रकार में क्या करते हैं, योगदान देते हैं। ये भी सही बात है। जैसे असम वगैरह में देखेंगे ढलान पे जो है आपकी खेती होती है, वहाँ पे चाय वगैरह की होती है, लेकिन आप चाहेंगे कि चाय हर जगह उगाएं जो है तो वो नहीं उगा सकते। अगर ज़बरदस्ती उगा भी लिए तो वो क्वालिटी नहीं मेंटेन हो पाएगी। ठीक है, तो ये भी कहा है सही बात कि जो स्थान विशेष माने कोई पर्टिकुलर जगह पे ही और ढाल और मिट्टी की परत की मोटाई जैसे कारक जो है क्या करते हैं, वनस्पति के प्रकार में क्या करते हैं, जो है योगदान देते हैं। तो अलग अलग जो है विविधताएं पाई जाती हैं उसमें, उस वहाँ के माहौल के अकॉर्डिंग। तो ये हमारा राइट आंसर A और C हो जाएगा। इस तरह से तीसरा हमारा विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो देखिए अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में किसे जो है फलों की कृषि के कारण विश्व का फलोद्यान कहा जाता है? क्या उष्णकटिबंधीय घास स्थल को, शंकुधारी वन को, भूमध्य सागरीय प्रदेश को, या फिर शीतोष्ण सदाबहार को? तो आपको पता है कि भूमध्य सागरीय जो प्रदेश हैं इन्हें जो है कृषि के कारण विश्व का फलोद्यान कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो देखिए हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि A और B पर विचार करना है आपको स्टेटमेंट पे और सही विकल्प का चुनाव करना है। विकल्प A कह रहा है कि हिंद महासागर की तटरेखा दंतुरित और अनियमित है। दंत माने जो दांत जैसे कटी कटी ये रहती है, और अनियमित कोई नियमता एक उसमें एक सिमिलरिटी नहीं पाई जा रही है, अलग अलग है। क्या ये सही बात है? तो ये गलत बात है। ठीक है, हिंद महासागर की जो है तटरेखा दंतुरित और नियमित नहीं है, बल्कि अगर यहाँ पे अटलांटिक महासागर रहता तब आपका विकल्प ये सही रहता। अटलांटिक जो है महासागर रहता तब ये आपका विकल्प क्या होता, सही होता। ठीक है,
आगे देखिए क्या कह रहा है, दंतुरित और अनियमित तटरेखा प्राकृतिक पोताश्रयों और पत्तनों के लिए आदर्श स्थिति है। ये सही बात है कि नहीं। जैसे सपोज दैट आप देखेंगे जब भारत के मैप में जो है इंडिया के, तो ये देखिए जैसे ये गुजरात का ऐसे है ना, है कि नहीं। तो यहाँ पे जो ये कटी छटी रेखाएं होती हैं, तो यहाँ पे पानी जो है जब बहाव होता है समुद्र का, तो वो थोड़ा सा तटरेखा पे उतना ज़ोरों से जो है लहर जो होता है वो नहीं मार पाता है, ठीक है। तो जो पोताशय या जहाज़ वगैरह होते हैं वो आराम से वहाँ पे खड़ा करने के लिए जो है सुरक्षित होते हैं, जहाँ पे लहरें तेज़ी से नहीं पहुँच पाती हैं। तो ये जो है ये सही बात है। तो हमारा केवल आंसर जो है बी सही है, ए क्या है गलत है। तो हमें लगता है कि ऑप्शन हमारा 2 जो है क्या होगा, राइट हो जाएगा। ए गलत है जबकि बी हमारा सही है। आप अपने क्वेश्चन का मिलान करते चलेंगे आप जो है अपनी तैयारी को। अगला देखिए हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दिए गए ए और बी की विशेषताओं के आधार पर वायुमंडल की परत की पहचान करनी है आपको। कहने का मतलब वायुमंडल की परतें आपको पता ही है, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, वाह्य मंडल जिसको आयन मंडल भी कहते हैं, और बहिर्मंडल। ये 5 परतें वायुमंडल में पाई जाती हैं। तो 5 परतें जब वायुमंडल में पाई जाती हैं तो इसमें आपको ये नहीं पूछा है कि कौन सा मंडल किसके ऊपर है, आपसे किसी एक मंडल का जो है प्रॉपर्टी आपको बता दे रहा है, विशेषता, और आपको खुद पता लगाना है कि ये किसका है। दिया है इसमें ओजोन गैस की परत होती है। अब बताइए, ओजोन तो सीधे सीधे समताप मंडल में पाया जाता है, स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है, तो एक तो हमने सीधे सीधे पकड़ लिया। और क्या कह रहा है, यह बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होती है। ये भी बात भी क्या है, सही है। अब जो ये बारिश, ये सब गरज, ये सब होती है, ये सब किसमें, क्षोभ मंडल में घटनाएं होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़ें तो देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित ए और बी पर विचार करना है और सही विकल्प है इसमें भी आपको क्या करना है, चुनाव करना है। कह रहा है कि समान समुद्र तल पर वायुदाब वायु ताप के अनुसार बदलता है। जाहिर सी बात है, टेम्परेचर बढ़ेगा या घटेगा उस हिसाब से जो एटमॉस्फेरिक या फिर जो है प्रेशर होता है, जो है वायु का एयर प्रेशर, वो क्या होता है, चेंज होता रहता है। वहीं से तो हवा का निर्माण होता है, वहीं से हवाएं बहती हैं, पवनें चलने लगती हैं। ज़्यादा अगर हम कह रहे हैं कि ज़्यादा गर्मी पड़ेगी, ज़्यादा ताप जो है पड़ेगा, तो वहाँ पे देखेंगे कि जो समुद्र तल पर वायु दाब होता है उसमें भी क्या होता है, असमानता पाई जाती है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा क्या कह रहा है, उच्च ताप वाले क्षेत्र निम्न दाब क्षेत्र का निर्माण करते हैं। ये भी बात भी सही है, ठीक है। उच्च ताप वाले क्षेत्र निम्न दाब का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, ठीक। तो चलिए इस तरह से हमारा राइट आंसर ए ही सही हो जाएगा, क्योंकि बी जो बी वाला है ये ए की क्या करता है, सही व्याख्या करता है। अगले क्वेश्चन पे अगर हम चलें तो दे रहा है क्वेश्चन हमारा कि स्टिल्ट पर मकान क्यों बनाए जाते हैं, क्या रीज़न है। ये दिखने में अच्छे लगते हैं या फिर कम लागत में बेचे जाते हैं, क्या ये एक रीज़न है। दूसरा कह रहा है कि ये पहाड़ी क्षेत्रों के लिए क्या है, उपयुक्त हैं, क्या ये विकल्प सही है। या फिर ये वर्षा ऋतु में घरों को जल जमाव से बचाते हैं, ये है। या फिर ये गर्मी को बाहर रखते हैं और ठंडे होते हैं। तो इसमें हमारा जो सही जो विकल्प होगा, इसमें आपका तीसरा नंबर हो जाएगा। ये वर्षा ऋतु में घरों को जल जमाव से क्या करते हैं, बचाते हैं, ठीक है, स्टिल्ट के मकान। अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़ें तो अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं के कारण जो है बाल मृत्यु दर घट रही है तथा छोटी आयु पर बचने की दरें में वृद्धि हो। जाहिर सी बात है, अगर अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं होंगी तो मृत्यु दर में कमी आएगी। छोटे बच्चे जो जन्मजात शिशु हैं वो ज़्यादातर क्या होंगे, बच जाएंगे, उनका जीवन बच जाएगा। और उनके जब जीवन उनका बचेगा तो जन्म दर जो है उसमें वृद्धि जाहिर सी बात होगी। तो ऐसी दशा में पिरामिड का आकार क्या होगा। अब देखिए, अगर ऐसा चित्र बना है तो इसका मतलब नीचे से ऊपर जाने पे पतला हो रहा है, अर्थात घट रहा है। लेकिन अगर यही ऐसा बन जाए तो देखिए नीचे से ऊपर जाएंगे तो बढ़ रहा है, ऊपर से नीचे आएंगे तो घट रहा है। तो ये पिरामिड पूछा है कैसा बनेगा, आधार पर चौड़ा बनेगा, युवा आयु वर्ग में चौड़ा होगा, उल्टा त्रिभुजाकार होगा। तो सही विकल्प का आपको क्या करना है, इसमें चयन करना है। तो देखिए आधार पर चौड़ा होगा, ये सही बात है, बढ़ रहा है। दूसरी चीज़ें, युवा आयु वर्ग में क्या होगा, ये चौड़ा होगा, जाहिर सी बात है जब जन्म दर बढ़ेगा। और उल्टा त्रिभुज होगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, उल्टा नहीं बल्कि सीधा होगा। तो ए और बी ऑप्शन किस में है, तो आपका एक में है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अध्यापिका अपनी कक्षा में जो है जनसंख्या विषय पर कार्य कर रही थी, ठीक। उन्होंने छात्रों को जो है दो समय बिंदुओं के बीच एक विशेष क्षेत्र में जो है जन्म, मृत्यु, अप्रवास और उत्प्रवास का प्रयोग करके जो है जनसंख्या वृद्धि की गणना करने को कहती है। तो निम्नलिखित में से कौन सी संकल्पना पर वो कार्य दे रही? क्या वो जनसंख्या की सघनता पे, जनसंख्या के वितरण पे, जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि पे, या फिर जनसंख्या की प्रवास की दर पे? तो आपको राइट आंसर का चुनाव करना है। तो इसमें होगा कि जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि की संकल्पना पे वो क्या कर रही है? जोर दे रही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें, जो आपका 57 नंबर क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि ABCD पर गहन कृषि के संदर्भ में विचार करना है। कृषि से संबंधित है आपका, एग्रीकल्चर से, और सही विकल्प का चुनाव करना है। तो देखिए, गहन कृषि से संदर्भित ये क्वेश्चन है, जिसमें कह रहा है कि यह सघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों में क्या प्रचलित है? क्या ये सही बात है? तो ये सही है। दूसरा कह रहा है इसमें विस्तृत कृषि क्षेत्र और ज़्यादा पूंजी का उपयोग होता है। तो ये क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। इसमें इतना ज़्यादा पूंजी नहीं लगती है। वर्ष भर विभिन्न फसलें उगाई जाती हैं, गहन में विभिन्न फसलें। तो क्या ये सही है? ये भी सही बात है आपका। यह भारी वर्षा क्षेत्रों में प्रचलित है? ऐसा नहीं है। तो A और C देखेंगे आप किसमें सही है। तो ऑप्शन जो है आपका तीसरा देखेंगे आप, ये आपका 3 नंबर A और C हमारा क्या हो जाएगा? राइट जवाब हो जाएगा। 58 क्वेश्चन की तरफ बढ़ें अगर हम, तो देखें कि क्वेश्चन दिया है कि ईसा मसीह के 12 धर्म प्रचारक शिष्यों में से किस संत को भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय जो है जाता है? सेंट थॉमस को, सेंट पीटर को, सेंट पॉल को, या फिर सेंट फ्रांसिस को? आप देखेंगे सारा क्वेश्चन जो है आपके NCERT पे है, ऐसा नहीं कोई बाहर से आया है। तो सेंट थॉमस को जो है भारत में जो है ईसाई धर्म के प्रचार के रूप में लाने का श्रेय जो है इनको मिलता है। अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़ें, तो अगला हमारा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। वक्तव्य A और B के आधार पर सही विकल्प का आपको क्या करना है? चुनाव करना है। कह रहा है कि केरल में लोग अलग अलग धर्मों का पालन करते हैं, जैसे यहूदी हो गया, इस्लाम हो गया, ईसाई हो गया, हिंदू और बौद्ध। तो ये सही बात है। दूसरा कह रहा है सदा से केरल अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों व्यापारियों का आकर्षक केंद्र रहा है। तो ये भी बात क्या है? सही है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? राइट आंसर हमारा पहला ही हो जाएगा, क्योंकि जब केरल हमेशा से अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों व्यापारियों का आकर्षण का केंद्र रहा है, तो बहुत से अनेक यूरोपीय व्यापारी हो गए, बाहर से आए होंगे, अनेक धर्मों के आए होंगे। तो जाहिर सी बात है ये एक ही सही व्याख्या जो है करेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि अध्यापक छात्रों को दादन व्यवस्था की व्याख्या के लिए कहते हैं। इनमें से कौन सी व्याख्या सही होगी? रोशन नगद भुगतान पर कोको कोला फैक्ट्री को पानी सप्लाई करता है। सुजाता कच्चे आम खरीद कर जो है अचार बनाकर ऑनलाइन बेचती है। या फिर रेजा ग्रामीण को तेंदू पत्ते सप्लाई कर उनकी बीड़ी उत्पाद बनाता है। या फिर ओलिवर हल्दी उगाता है और उसे समीप की कॉटेज उद्योग इकाई कार्यशाला को क्या करता है? वो बेच देता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा, सही व्याख्या होगा दादन व्यवस्था का, वो रेजा ग्रामीण को तेंदू पत्ते सप्लाई कर उनसे बीड़ी उत्पाद क्या करता है? वो प्राप्त करता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है किस सरकार को आमतौर पर प्रतिनिधि के रूप में जाना जाता है? क्या एकतंत्रीय, राजतंत्रीय, लोकतंत्र, या फिर अम्बद्धता, जिसे लेसेस फेयर कहते हैं? तो जो लोकतांत्रिक सरकार है इसी को क्या कहते हैं? प्रतिनिधि के रूप में क्या किया जाता है? सरकार के जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें, तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा है। अगला क्वेश्चन देखिए कथन 2 ठो दिया है आपका। कह रहा है कि भारत में 80% किसानों के पास जो है अपनी दैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त भूमि आय नहीं है। क्या ये सही बात है? तो कहेंगे हाँ ये सही बात है। दूसरा कथन क्या कह रहा है? भारत में प्रत्येक भाग में 5 में से लगभग 2 ग्रामीण परिवार खेतीहर मजदूर हैं और वे जीविकोपार्जन के लिए अन्य लोगों के खेतों पर क्या करते हैं? निर्भर रहते हैं। और उनमें से कई भूमिहीन हैं और उनके पास बहुत छोटे क्या हैं? भूखंड हैं। तो ये भी बात क्या है? आपका सही है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे तो हमारा राइट आंसर जो है दोनों आपका क्या है? सही है। तो विकल्प जो है आपका C जो है सही हो जाएगा।
ठीक है, ए और बी दोनों सत्य हैं, बी ए की क्या करता है, सही व्याख्या करता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें अगर हम, तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, अगला हमारा देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि निर्मल एक नीलामी में 3 बजे क्या करता है, जाता है और बड़ी मात्रा में सब्जियां खरीदता है। वह फिर उन्हें आसपास के सब्जी विक्रेताओं को क्या करता है, बेच देता है। वह किस प्रकार का व्यापारी है? तो वो एक तरह से आप देखेंगे तो सीधे सीधे वो थोक विक्रेता है। क्या है? थोक विक्रेता, होलसेलर है। तभी ना वो क्या करता है, 3 बजे उठता है और बड़ी मात्रा में सब्जियों को खरीदता है। कितनी मात्रा में? बहुत सारी सब्जियों को। और फिर उन्हें आसपास के छोटे छोटे जो विक्रेताएं हैं उनको क्या करता है, बेच देता है। तो होलसेल का जिनका काम होता है वो बड़ी मात्रा में सामानों को लाते हैं और छोटे छोटे जगहों पर उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो उसको सीधे सीधे आपका क्या कहेंगे, थोक विक्रेता कहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा दिया है कि जब संविधान में केंद्र और राज्य के बीच जो है विधायी शक्तियों का बंटवारा हो रहा था तो उसमें रूपरेखा स्पष्ट की गई थी। तो ये शासन प्रणाली को क्या कहा जाता है जहाँ पे ऐसे ऐसे जो है केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का बंटवारा हो? तो क्या उसे संसदीय कहते हैं, संघीय कहते हैं, अध्यक्षीय कहते हैं या फिर लोकतांत्रिक? इसमें से कौन से जो है विशेषता है? तो सीधे सीधे आप देखेंगे कि ये संघीय विशेषता है। क्या है? संघीय विशेषता है। ठीक है। अब संघीय व्यवस्था में होता क्या क्या है, जैसे द्वैध शासन प्रणाली है, लिखित संविधान होता है, शक्तियों का विभाजन होता है, संविधान की सर्वोच्चता होती है, कठोर संविधान होता है, स्वतंत्र न्यायपालिका भी होती है और उसमें खास करके जो है द्विसदनीय विधायिका होती है। और ये जो संघीय विषय, अगर ये आप देखेंगे आप जो है व्यवस्था, तो ये कनाडा से लिया गया है, कनाडा मॉडल पे। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें हम, तो अगला क्वेश्चन देखिए हमारा कह रहा है कि 19वीं शताब्दी की समाज सुधारक और महिला अधिकार कार्यकर्ता रमाबाई पंडित को जो है उपाधि क्यों दी गई थी, पंडिता की उपाधि, ये पूछा गया था। उनकी शादी एक ब्राह्मण परिवार में हुई थी, क्या इसलिए? उन्होंने एक पुरोहित बनकर पुणे में एक मंदिर की स्थापना की, क्या इसलिए उनको पंडिता कहा जाता था? या फिर वह एक ऐसी महिला शिक्षाविद थी जो पुरुषों की शिक्षा देती थी, क्या ऐसा है? या फिर वह संस्कृत पढ़ और लिख सकती थी इसलिए? तो चूंकि वह संस्कृत उस समय पढ़ और लिख लेती थी, इसलिए उस महिला को जो है, विद्वान पंडिता को जो है सीधे सीधे जो है क्या कहा जाता है, पंडिता की उपाधि रमाबाई को मिला था। तो ये लगभग आपके जो है 30-33 क्वेश्चन हो गए हैं। वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए हम दूसरे पार्ट में जो है अन्य जो है 30 क्वेश्चन को जो है क्या करेंगे, अपलोड करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो है थैंक यू।